हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रीना आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आई थिंक जो लेटेस्ट 2023 में हुआ है ऑनलाइन वाला पेपर, मैं वही वाला पेपर लेकर आई हूँ जो कि 3 तारीख 2023 का है, ठीक है, एंड फरवरी वाला। ओके, चलिए देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं हिंदी के। इसमें पहला क्वेश्चन है, संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों से संबंधित है। वह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है। मतलब इसमें कहा गया है कि संगीता कोई एक मतलब लड़की है जो अपने आई थिंक स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवा रही है और जो अपने विद्यार्थियों को जीवन के अनुभवों से संबंधित करती है और वह किस शिक्षण विधि का क्या कहते हैं विधि का अनुसरण कर रही है। तो इसमें नंबर 1 है श्रव्य भाषिक विधि, बी नंबर में है व्याकरण अनुवाद विधि, सी नंबर में है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, डी नंबर में है संरचनात्मक मौखिक उपागम। तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें नंबर सी हो जाएगा, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो है वो अपने जीवन के अनुभवों से संबंधित गतिविधियां करवा रही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण हो जाएगा, इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए नंबर में है प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना नहीं है। बी नंबर में है प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल कक्षा में भाषा प्रयोग के लिए मदद देना। सी नंबर में है प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना। डी नंबर है प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का अनुवाद करके भाषा व्याकरण व शब्द भंडार के प्रयोग में मदद करना। तो इसमें कौन सा सही होगा, प्रत्यक्ष विधि के लिए प्रत्यक्ष विधि वह होता है जो कि दैनिक स्थितियों में भाषा के प्रयोग में मदद कर रहा है, इसमें सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं सेकंड वाले में सी नंबर सही है। आगे देखेंगे, अगला है बबीता अपने विद्यार्थियों में आरंभिक ध्वनि उत्पत्ति और तुकबंदी को पृथक करवा रही है, इस तरह से वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है। तो मतलब जो बबीता है वो अपने विद्यार्थियों को ध्वनि और तुकबंदी को अलग करवा रही है, ठीक है, इस तरह से वह किस पक्ष को मजबूत कर रही है। तो इसमें क्या कहते हैं, नंबर ए में है ध्वनि विज्ञान जागरूकता, बी में है आकृति विज्ञान जागरूकता, सी नंबर में है चित्र विज्ञान जागरूकता, डी में है व्याकरण के प्रति जागरूकता। तो इसमें नंबर ए आई थिंक इसमें नंबर 1 सही हो जाएगा, ए वाला ध्वनि विज्ञान जागरूकता। जो बबीता है वो अपने विद्यार्थियों को ध्वनि और जो तुकबंदी अलग करवा रही है, तो वो ध्वनि के विज्ञान को क्या कहते हैं जागरूकता करवा रही है, ठीक है, ध्वनि के पक्ष को मजबूत कर रही है। क्यों, क्योंकि जो इस ध्वनि में जो विज्ञान जागरूकता पक्ष है उसको समाहित करने के लिए वो जिस क्षण में प्राप्त करना चाहती है उसी में वह उसी क्षण वो बोलती है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्वनि को अलग करवा रही है, तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है किसी सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है, तो यहाँ पे है किसे सारांश पठन के रूप में जाना जाता है, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, डी सी में है डिकोड करना, डी में है कूटबद्ध करना। तो सारांश पठन के रूप में किसे जाना जाता है, मतलब सरसरी तौर पर पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना, तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सरसरी तौर पर पढ़ना, सारांश पठन का मतलब हो गया सरसरी तौर पर पढ़ना, ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है। किसी विशिष्ट सूचना के लिए जब जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है तो कौन सा हो जाएगा, विशिष्ट सूचना के लिए मतलब बारीकी से पढ़ा जा रहा है, विशिष्ट मतलब बारीकी से पढ़ा जा रहा है कोई सूचना जानने के लिए, ठीक है। तो इसमें ए नंबर में है सरसरी तौर पर पढ़ना होगा, बी में होगा बारीकी से पठन होगा, कि सी नंबर में डिकोडिंग होगा, डी नंबर कूटबद्ध करना होगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो हो जाएगा यहाँ पे बारीकी से पठन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जा रहा है, तो विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे बारीकी से पठन हो जाएगा। गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है, वह उन्हें एक वाक्य देती है और उसमें एक
शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। गीता भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है? तो यहाँ पे किस उपकौशल का परीक्षा ले रही है? तो यहाँ पे जो है शब्द भंडार का ले रही है। ठीक है, ए नंबर में है श्रवण, बी में है पठन, सी में है शब्द भंडार, डी में व्याकरण है। तो यहाँ पे शब्द भंडार का करवा रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दे रही है और इसके माध्यम से वह रेखांकित शब्द के अर्थ आई थिंक जो उसके समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प हैं उनको चुनने के लिए कह रही है। तो यहाँ पे जब विकल्प शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कह रही है, मतलब कि शब्द को चुनने के लिए कह रही है, तो यहाँ पे बच्चों के शब्द भंडार को क्या कहते हैं, शब्द भंडार की परीक्षा ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा शब्द भंडार उपकौशल की परीक्षा ले रही है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर सही हो जाएगा। प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? मतलब प्रेरणा है वो विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, लेकिन उसे क्या नहीं करना चाहिए? निम्न में से ए नंबर में है बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना, बी में है वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका समानार्थी पूछना, सी में है वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका विलोमार्थी पूछना, डी में है अनुच्छेद से कुछ शब्द देकर संदर्भ में उनके अर्थ खोजना। तो इसमें से क्या नहीं करना चाहिए? तो इसमें से बी नंबर भी सही है, आप देख ही रहे हैं, सी वाला भी सही है, डी नंबर वाला भी सही है। लेकिन जो बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना, ये बात गलत है, क्योंकि जब कोई संदर्भ ही नहीं होगा, कोई शब्द ही नहीं होगा, उसका अर्थ कैसा, उसके अर्थ कैसे पूछा जाएगा? ठीक है, तो इसमें प्रेरणा के लिए शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहते हैं तो यही नहीं करना चाहिए, बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना, यही नहीं करना चाहिए। तो गलत पूछा है, इसलिए पहला गलत वाला सही हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। देवीना अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती है। अनुच्छेद क्या है? आज मैं डांट गई और कुछ फल व सब्जियां खरीदी। मैं जानती थी कि बारिश होगी पर मैं डांट लेना भूल गई। ठीक है, और रास्ते में भीग गई। वह विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहती है। ठीक है, एंड रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देवीना के विद्यार्थियों को क्या करना होगा? ठीक है, एंड इसमें ए नंबर में है संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बनाना होगा, आई थिंक जानना होगा, एंड बी नंबर में है केवल व्याकरण के नियमों को समझना होगा, सी नंबर में है वाक्य विन्यास को समझना होगा, डी नंबर में है पाठ की विषय वस्तु को समझना होगा। तो इसमें से क्या करना होगा? तो इसमें से आप देख रहे हैं, आई थिंक इसमें संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा। तो इसमें पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें संदर्भ में समझकर करने की बात आ जाएगी तो वहाँ पे वो चीज़ें सही ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे केवल बात कही गई है, केवल व्याकरणों के नियमों को समझना होगा, ये बात गलत है। वाक्य के विन्यास को समझना होगा, पाठ की विषय वस्तु को समझना, ये नहीं सही है। इसमें से यही पहला नंबर सही है। ठीक है, आगे देखें चलेंगे। अगला है प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? मतलब प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? ए नंबर आगमनात्मक तरीके से, बी नंबर निगमनात्मक तरीके से, सी नंबर में है बिना व्याख्या के, डी नंबर में है कृत्रिम तरीके से। तो इसमें प्रत्यक्ष विधि में जो होता है व्याकरण आगमनात्मक तरीके से सिखाया जाता है, आई थिंक पढ़ाया जाता है। ओके, तो इसमें पहला नंबर सही हो जाएगा। अगला है वाचन, बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? तो उसमें बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित कौन सी है? तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि, एंड बी नंबर में है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, सी नंबर में है स्थिति परक उपागम, डी नंबर में है संरचनात्मक उपागम। तो इसमें क्या हो जाएगा? शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित समग्र भौतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का होना चाहिए? तो भाषा कक्षा का परिवेश किस तरह का होना चाहिए? नंबर ए में है बाल अनुकूल होना चाहिए, बी में है सजीव एवं सक्रिय होना चाहिए, सी नंबर में है संसाधन पूर्ण होना चाहिए, डी नंबर में है तानाशाही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए पूछा है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बाल अनुकूल तो होना चाहिए, सजीव एवं आई थिंक सक्रिय होना ही चाहिए, बात सही है।
एंड क्या कहते हैं तानाशाही, तो ये बात गलत है, तानाशाही नहीं होना चाहिए, ठीक है। संसाधन पूर्ण भी होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे डी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगला देखेंगे, भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों में केवल उच्चारण में ही भिन्न होते हैं, बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है। ए नंबर में है बोली, बी नंबर में है उच्चारण लहजा, सी नंबर में है अपबोली, डी नंबर में है विशिष्ट शब्दावली। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से ए नंबर सही हो जाएगा, बोली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोली सही हो जाएगा, मतलब ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विधा सिद्धांत से हुई है। तो किसके सिद्धांत से हुई है? नंबर ए पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, बी नंबर में है समग्र भाषा, सी नंबर में है विषय वस्तु आधारित निर्देश, डी नंबर में है परामर्श कोश सजेस्टोपीडिया। ठीक है, तो इसमें किससे उत्पत्ति हुई है? तो इसमें नंबर ए आई थिंक पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश के द्वारा सिद्धांत की विधा हुई है। ओके, तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? तो पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण किससे संबंधित है? ए नंबर में है वह प्रक्रियाएं जिनसे कोश विषयक और व्याकरणिक विषय वस्तु का चयन किया जाता है। बी नंबर में है वह सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है। सी नंबर में है सूचनाएं प्रस्तुत करने की तकनीकी। डी नंबर है भाषा शिक्षण की विशिष्ट प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि वह सिद्धांत जिससे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है वही प्रस्तुतिकरण है, ठीक है, इसी से संबंधित है। अगला है, आर्मी विधि और किस नाम से जानी जाती है? मतलब आर्मी विधि को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ए नंबर में है श्रव्य भाषिक विधि, बी नंबर में है प्रत्यक्ष विधि, सी नंबर में है परामर्श कोशजिस्टोपीडिया, डी नंबर में है समग्र भौतिक प्रक्रिया। तो आर्मी विधि को हम ए नंबर आई थिंक श्रव्य भाषिक विधि के द्वारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे श्रव्य भाषिक विधि के द्वारा भी हम जानते हैं, ठीक है। अगला है, भाषा की कक्षा का प्रवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, तो तानाशाही नहीं होना चाहिए। इसको मैंने गलती से दोबारा से टाइप हो गया है, ये 2 बार हो गया है, ठीक है, तो इसको मैंने करा दिया था, तो यहाँ पे तानाशाही हो जाएगा। इसमें है आर्मी विधि और किस नाम से जानी जाती है? इसमें भी यही ए नंबर हो जाएगा, आई थिंक श्रव्य भाषिक विधि, इसको मैंने अभी कराया। पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? तो वे सिद्धांत जिससे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है, बी नंबर, ठीक है। एंड वह प्रक्रिया जिसे कोश विषयक और व्याकरणिक विषय वस्तु का चयन किया जाता है। सी नंबर में है सूचनाएं प्रस्तुत करने की तकनीकी। डी नंबर में है भाषा शिक्षण की विशिष्ट प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। तो क्या कहते हैं किससे संबंधित है? तो इसमें बी नंबर से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि वह सिद्धांत जिससे विषय वस्तु व संयोजन का क्रम निर्धारित किया जाता है यह इसी से संबंधित है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, 15 क्वेश्चन पूरे थे हिंदी के प्रीवियस ईयर आई थिंक ऑनलाइन वाला, पूरे 15 क्वेश्चंस थे, आप लोग देखिएगा, करिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो पूरा टोटल 15 क्वेश्चंस थे आपके, और आपको पता ही होगा पूरे 30 नंबर के क्वेश्चन पूरे आते हैं, और क्या कहते हैं 15 नंबर पैसेज वाला होता है, 15 नंबर कंटेंट से आता है। तो जो 15 नंबर कंटेंट वाला होता है उसको मैंने आज कराया, आई थिंक मैंने 1-2 दिन क्या कहते हैं पैसेज वाला पार्ट कराया था। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा, और क्या कहते हैं आप लोग करिए कंटेंट वाला क्वेश्चन, मैं पैसेज वाला पार्ट भी करवा दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।